वायरस की सीरीज में आज हम जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है प्रियॉन्स। जो प्रियॉन्स हैं वो उनकी जो खोज की थी वो स्टैनले बी प्रूजनर, एक वैज्ञानिक थे स्टैनले बी प्रूजनर। इन्होंने प्रियॉन्स की खोज की थी और इसके लिए इनको 1997 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज़ विनर हैं स्टैनले बी प्रूजनर, जिन्होंने प्रियॉन्स की खोज की। अब ये प्रियॉन्स होते क्या हैं? जो प्रियॉन्स हैं उनके बारे में जो स्टैनले बी प्रूजनर का कहना था, उनका ये कहना था कि ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, यानी कि ये एक ऐसे एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शंस को जो है आगे बढ़ाते हैं। इन्फेक्शंस को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोपगेट करते हैं। प्रोपगेट करने वाले एजेंट्स हैं। एजेंट टर्म का इन्होंने यूज किया था और इनको स्लो वायरसेस कहा था। स्टैनले बी प्रूजनर ने प्रियॉन्स को स्लो वायरसेस के नाम से बताया था और उन्होंने बताया था कि ये जो होते हैं ये केवल प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्लो वायरसेस के नाम से जाने जाते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ये किसका कहना था? स्टैनले बी प्रूजनर का। लेकिन कोई भी प्रोटीन इन्फेक्शियस कैसे हो सकती है? संक्रामक कैसे हो सकती है? रोग कारक तो प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन का काम है, प्रोटीन अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, ठीक है। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई खराब प्रोटीन बन गई है तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगी ना। वो संक्रामक कैसे हो सकती है? संक्रामक तो ऑर्गेनिज्म होता है, एजेंट होता है, पैथोजन होता है। पैथोजन संक्रामक हो सकते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसमिट होते हैं और उसमें वो डिजीज काज करते हैं। लेकिन प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनी है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके कैसे डिजीज काज कर सकती थी, ये प्रश्न था। लेकिन इसके बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई, उस पर फिर प्रियॉन्स के बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ। तो प्रियॉन्स को बाद में क्या बोला गया? ये इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन है। मिसफोल्डेड प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो है फोल्डिंग से बनते हैं, है ना। जो जीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन कौन बनाता है? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी यानी कि जो भी लिविंग एंटाइटीज़ हैं जिनके अंदर सेल होती है, उनके अंदर जो प्रोटीन है वो किसके द्वारा बनती है? उनके अंदर जो प्रोटीन है वो बनती है जीन के एक्सप्रेशन से। यानी कि जीन अपना जब एक्सप्रेशन देते हैं, हर एक जीन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, यानी कि वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक इस विशिष्ट प्रकार की एक स्पेसिफिक जो है पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है कोड कर सकें। ये उनके अंदर कोडिंग होती है। तो जो प्रोटीन है उनकी जो सिंथेसिस है वो कौन करता है? जीन करता है, ठीक है। और जीन जो प्रोटीन्स बनाते हैं, हमारी शरीर के अंदर जो जीन्स के द्वारा बनने वाली प्रोटीन्स हैं वो अमूमन हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन सारी प्रोटीन अच्छी प्रोटीन ही नहीं होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि उनमें म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो जीन तो जो प्रोटीन्स हैं और बाकी जो
बहुत सारे पैथोजेंस हैं। जो पैथोजेंस हैं वो तो हार्मफुल प्रोटीन प्रोड्यूस ही करते हैं, जिनको टॉक्सिन्स के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रियॉन्स हैं ये क्या हैं? ये इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन है, या इनको प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल भी कहते हैं। इनको प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके दो नाम हो गए, इनको इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन भी कहते हैं और प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रोटीन ही हैं जो कि डिजीज काज करती हैं, ठीक है। और इनकी जो सिंथेसिस है वो कोई पैथोजन नहीं कर रहा है। नॉर्मली पैथोजन के द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो पता नहीं कितनी डिजीजेज काज करती हैं लिविंग बर्ड में, है ना। लेकिन ये जो है अपने आप में बनने वाली ऐसी प्रोटीन है जो डिजीज काजिंग है, ठीक है। तो कहाँ पर ये डिजीज काज करती हैं, उसके लिए जो डिस्कवरी हुई उसमें पता चला कि ये न्यूरो डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस काज करती हैं। किसमें? मैमल्स में। जो प्रियॉन्स हैं वो जो है डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस काज करते हैं मैमल्स में, है ना। मैमल्स में न्यूरो डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस काज करने वाले ये जो है प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद जब फर्दर डिस्कवरीज हुई प्रियॉन्स के बारे में, तो ये पता चला कि जो प्रियॉन्स हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। तो पता चला कि जो प्रियॉन्स हैं वो एक्चुअल में नॉर्मल प्रोटीन होती हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? जो कि हमारे न्यूरॉन सेल्स, जो नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स की, यानी कि नर्वस सिस्टम की, जो मैमेलियन नर्वस सिस्टम है, उसकी नर्व सेल्स में पाई जाने वाली उसकी नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो नॉर्मल प्रोटीन है, उनको नाम दिया गया था प्रियॉन। उनको नाम दिया गया था प्रियॉन। और उनका काम क्या था? उनका काम था सिनेप्सिस। सिनेप्सिस दो जगहों पे टर्म यूज होता है। सिनेप्सिस टर्म का यूज आप जब मियोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे काइज़माटा जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर भी सिनेप्सिस होती है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेप्सिस टर्म का यूज हुआ है वो न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को लेके बताया गया है। जब न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो जब आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने की प्रक्रिया को भी हम सिनेप्सिस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो सिनेप्सिस के माध्यम से ही होता है। तो दो नर्व सेल्स के बीच सिनेप्सिस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो प्रियॉन है, ठीक है। तो अब प्रियॉन तो एक अच्छी प्रोटीन है जो क्या करती है, जो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस को जो है फैसिलिटेट करती है। तो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस को फैसिलिटेट करने वाली प्रोटीन है कौन? प्रियॉन, जो कि कहाँ पाई जाती है? नर्व सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अब ये इतनी अच्छी प्रोटीन जो कि इतना अच्छा फंक्शन फैसिलिटेट कर रही है, वो इन्फेक्शियस कैसे हो गई? वो प्रोटीन इन्फेक्शियस कैसे हो गई? इस पे आपको आगे जानना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया गया? इसके लिए बताया गया कि जो नॉर्मल न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रियॉन होती है, वो
वो कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाली जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उसका तो नॉर्मल फंक्शन रहेगा, वो क्या करेगी, वो नर्व इंपल का कंडक्शन करेगी, यानी कि सिनेप्सिस करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो चीजें हो जाती हैं। क्या हो जाता है, जो इस प्रियॉन को, जो नॉर्मल प्रियॉन है, इसको प्रोड्यूस करने वाला या इसको एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है, यदि उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो उसके अंदर यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन नहीं रहेगी, वो कैसी हो जाएगी, मिसफोल्डेड प्रोटीन हो जाएगी। यानी कि जीन में म्यूटेशन से जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन बन रही थी वो मिसफोल्डेड प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रियॉन प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो रही है जीन में म्यूटेशन के कारण, तो वो भी एक काज है कि वो इन्फेक्शियस हो जाएगी, है ना। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है कि जो मिसफोल्डेड है ना प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्डिंग करती हैं, प्राइमरी फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है, तभी तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। तो उसकी फोल्डिंग पैटर्न में जब चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बिहेवियर, उसके फंक्शन में चेंजेस हो जाएंगे। तो उसके फंक्शन में चेंजेस होने के कारण ही वो इन्फेक्शियस हो जाती है। यानी कि जो प्रियॉन है ये किसी भी पैथोजन के द्वारा बनाई गई प्रोटीन नहीं है, वो हमारी, यानी कि जिनके अंदर भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, स्पेशली मैमल्स में, उनके नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनने वाली जो नॉर्मल प्रोटीन थी, वही जब अपना नेचर चेंज कर लेती है तो वो इन्फेक्शियस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन का नाम देते हैं। और तो वो किसके कारण हो सकती है, वो पहला तो रीजन, जो फर्स्ट काज है वो क्या है, वो फर्स्ट काज है म्यूटेशन ऑफ जीन में म्यूटेशन के कारण बन सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा काज है वो क्या काज है, जो जब ये बन जाएगी, यानी कि नॉर्मल जो प्रियॉन प्रोटीन थी जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में थी, जब वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी, चाहे वो जीन में म्यूटेशन, प्राइमरी काज वही हो गया, और उसके बाद जब चेंज करेगी तो चेंज करने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर था, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था। जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था, और उसके बाद जब ये इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीटा प्लीटेड सीट के रूप में आ जाएगा। तब इसका स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड सीट के रूप में आ जाएगा। नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं पीआरपीसी से, यानी कि प्रियॉन प्रोटीन कॉमन प्रियॉन प्रोटीन, ये है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में। और जब इसमें जीन में म्यूटेशन के कारण या इन्फेक्शियस प्रोटीन दूसरे नॉर्मल प्रोटीन के साथ में जुड़ने के कारण जब उसमें चेंज आएगा, तो वो जब इन्फेक्शियस होगी तो इन्फेक्शियस प्रोटीन बीटा प्लीटेड सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका नाम रखा गया PRPSC, प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी क्यों बोला गया, क्योंकि स्क्रैपी ये फर्स्ट डिजीज थी जो प्रियॉन के द्वारा हुई थी। जो सबसे पहले प्रियॉन के द्वारा होने वाली डिजीज डिस्कवर की गई वो सीप और गोट्स में, यानी कि भेड़ों और बकरियों में होने वाली डिजीज़
के रूप में खोजी गई, जिसका नाम दिया गया स्क्रैपी। तो स्क्रैपी डिजीज चूँकि इस मिसफोल्डेड प्रियॉन प्रोटीन के कारण हो रही थी, इसलिए उस मिसफोल्डेड प्रियॉन प्रोटीन जो कि किस रूप में थी, बीटा प्लीटेड शीट के रूप में थी, उसे नाम दिया गया प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी। ठीक है, तो ये एक जनरली जो बात सामने आई वो क्या आई कि जो प्रियॉन्स हैं वो क्या हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन हैं। वायरस के अंदर इनकी स्टडी इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्फेक्शियस हैं, संक्रामक हैं, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट होती हैं और वहाँ पर वो डिजीज़ को काज करती हैं। ठीक है, लेकिन ये किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। ये जीन जिस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि प्रियॉन तो नॉर्मल प्रियॉन तो सबके अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर नर्वस सिस्टम है उनके नर्व सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रियॉन प्रोटीन पाई ही जाएंगी और उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, सिनेप्सिस करना। लेकिन इसके अलावा जब ये अपना शेप चेंज कर लेती हैं, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करके बीटा प्लीटेड शीट के स्ट्रक्चर के रूप में आती हैं, यानी कि इनका सीटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, तब ये इन्फेक्शियस हो जाती हैं, इनके अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। और ये रोग कैसे उत्पन्न करती हैं, वो उसकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ में आगे शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रोपेगेट करती हैं। और उसके बाद फिर अब ये जो इन्फेक्शियस बीटा प्लीटेड शीट के रूप में बनी इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन वो कैसे जो है डिजीज़ को प्रोपेगेट करती है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ को जो है इन्फेक्शन को काज करती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो जो हम शेयर कर रहे हैं कि आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रियॉन्स हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और इन्फेक्शियस प्रोटीन जो फर्स्ट टाइम बनी वो किससे बनी, जीन के म्यूटेशन से बनी। जीन में म्यूटेशन हुआ, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन थी उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। अब जब एक नॉर्मल प्रोटीन जो थी वो इन्फेक्शियस प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई, नॉर्मल प्रोटीन जो थी वो पीआरपीसी थी, प्रियॉन प्रोटीन कॉमन प्रियॉन प्रोटीन जो थी वो किससे बनती थी, नॉर्मल जीन से बनती थी। लेकिन जब उसमें म्यूटेशन हो गया तो उसके म्यूटेशन से प्रियॉन प्रोटीन एससी बन गई, स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन बन गई। स्क्रैपी क्यों बोला गया वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रियॉन के द्वारा जो सबसे पहली जो डिजीज डिस्कवर की गई वो सीप और गोट्स में स्क्रैपी डिजीज जो है वो डिस्कवर की गई, इसलिए उसको बोल दिया गया प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी। ये इन्फेक्टेड प्रियॉन प्रोटीन है, ये फर्स्ट टाइम जीन के म्यूटेशन से बनी। लेकिन जब ये बन गई तो उसके बाद चूंकि न्यूरॉन्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन थी जो सिनेप्सिस करा रही थी। जब एक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यानी कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से ये बीटा प्लीटेड शीट के स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो ये जब दूसरी नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन जो थी, जो पीआरपीसी थी, उसके संपर्क में आई तो ये तुरंत ही ये जो नॉर्मल वाली थी वो इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। ये इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन थी, ये जब नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग करती है, ये कैसी है, अल्फा
सॉरी ये बीटा प्लीटेड शीट के रूप में है, अनफोल्डेड है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में जो प्रोटीन है उसके संपर्क में जब बीटा प्लीटेड जो प्रोटीन है जो कि कैसी है, इन्फेक्शियस है, वो संपर्क में आई तो इसने इसको भी इन्फेक्शियस बना दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संगत, एक बोला गया संगत गुण उपजे, है ना, एक दोस्त आपका है जो शराब पीता है, उसके संपर्क में जो दूसरा सीधा साधा है वो आ गया, तो उसको धीरे धीरे उसको भी उसने शराबी बना दिया। तो दोनों ही इन्फेक्शियस हो गई, और ये जब दोनों इन्फेक्शियस हो गई तो इनके संपर्क में फिर से अगली नॉर्मल प्रियन प्रोटीन आई। तो ये दोनों जब इनके संपर्क में आई, इन्होंने इनके साथ बॉन्डिंग की तो इनको भी इन्फेक्शियस बना दिया। इस प्रकार से इसका प्रोपगेशन हो गया। यानी कि जो चीज आई थी कि एक प्रोटीन कैसे इन्फेक्शियस हो सकती है, तो उसके दो काज आए कि इसका प्रोपगेशन तो हो रहा है, यानी कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीन दूसरी नॉर्मल प्रोटीन को, एक इन्फेक्शियस प्रियन प्रोटीन दूसरी नॉर्मल प्रियन प्रोटीन को इन्फेक्शियस कर रही है, उसके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट जो है चेंजेस ला रही है। तो इस प्रकार से इसका प्रोपगेशन हुआ, उसका एक्युमुलेशन हुआ और उसका एग्रीगेशन हुआ। जब बहुत सारी नॉर्मल प्रियन प्रोटीन जो है इन्फेक्शियस प्रियन प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वो एग्रीगेट हो गई, तो उसने क्या किया, उसने इन्फेक्शन काज किया और उस इन्फेक्शन से जो न्यूरॉन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। जिस न्यूरॉन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में सारी की सारी नॉर्मल प्रियन प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रियन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो न्यूरॉन सेल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्योंकि वो एक ऑटो प्रोग्रामिंग होती है। वो ऑटो प्रोग्रामिंग के तहत बॉडी को लगेगा कि ये सेल कुछ गलत कर रही है, इसलिए उस सेल को वो मार देगा, तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो गई। अब बहुत सारी सेल्स, जब न्यूरॉन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है एपोप्टोसिस। तो इस प्रक्रिया के तहत न्यूरॉन सेल्स की डेथ हो गई। सेल्स की डेथ हुई, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, तो टिश्यू की डेथ हो गई, यानी कि पूरा का पूरा एक टिश्यू जो था, जो नर्वस सिस्टम का जो नर्वस टिश्यू था वो डिस्ट्रॉय हो गया और उससे सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से इस डिजीज का प्रोपगेशन होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, और उसके बाद अगले इंडिविजुअल में कैसे गई, जब जिस इंडिविजुअल के अंदर ये डिजीज हो जाएगी उस इंडिविजुअल का इन्फेक्टेड मांस जब कोई नॉर्मल जो है इंडिविजुअल लेगा, तो चूंकि उसकी प्रोटीन के अंदर ये कैपेबिलिटी है, और ये जो इन्फेक्टेड प्रियन प्रोटीन है यानी कि पीआरपीसी है, ये हीट रेसिस्टेंट होती है। यानी कि अब इसके अंदर दोनों कैपेबिलिटी है। इसको प्रोटियोजेस एंजाइम जो है, वैसे तो नॉर्मल रूप से जो बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोटीन्स बनती हैं उनको क्या करता है, उसको हमारे शरीर के अंदर ही हमारी सेल्स में प्रोटीजेस एंजाइम पाया जाता है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन इस प्रोटीन को प्रोटियोजेस एंजाइम भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटियोजेस एंजाइम के प्रति भी रेसिस्टेंट होती हैं, और इसके अलावा ये हीट रेसिस्टेंट भी होती हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस मैमल के अंदर ऐसी प्रोटीन बन जाएगी, उसका मांस पका के भी यदि कोई खा लेता है तो ऐसा नहीं कि वो प्रोटीन बदल जाएगी, वो प्रोटीन अंदर जाके फिर वही यही वाला रोल प्ले करेगी और उसके अंदर भी ये चीज काज कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस डिजीज का प्रोपगेशन होता है। अब
बात आती है प्रियॉन्स के द्वारा कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो प्रियॉन्स के द्वारा जो डिजीज होगी कहाँ पर ये इम्पैक्ट करती है, जो प्रियॉन प्रोटीन है, जो कि वो नर्व सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली नॉर्मल प्रोटीन है, और इसी का बिहेवियर चेंज हुआ है, और बिहेवियर चेंज होने के कारण ये हार्मफुल हो गई है। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा न्यूरॉन सेल्स के ऊपर। तो न्यूरॉन सेल्स ही इसके द्वारा जो है डिस्ट्रॉय होती हैं, न्यूरॉन सेल्स ही डिसइंटीग्रेट होती हैं, न्यूरॉन सेल्स ही के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके द्वारा नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। तो नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? जो नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं उनमें क्या होता है, जब जब न्यूरॉन सेल्स के अंदर इन प्रोटीन्स का एग्रीगेशन होता है तो पहले न्यूरॉन सेल्स नष्ट होती हैं, और धीरे धीरे जब न्यूरॉन सेल्स नष्ट होने लगती हैं तो सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है। तो न्यूरॉन टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है वो नष्ट होता है, और उसके नष्ट होने से सिस्ट बन जाती हैं नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन के अंदर ऐसा ही काम हो रहा है। तो जहाँ पर ऐसा काम होने लगेगा तो ब्रेन के अंदर भी एक सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम आई है जहाँ की सेल्स नष्ट होने लगती हैं। तो बाकी जो सेल्स नॉर्मल हैं वो क्या करती हैं, एक ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जो उनको उनके चारों ओर एक ऐसा टिश्यू बना देती हैं जो आगे इन्फेक्शन को बढ़ा ना पाए, तो वो सिस्ट के रूप में बन जाता है। तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें होंगी, ब्रेन के अंदर ये दुआ है तो ब्रेन के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाएंगी, और सिस्ट के बनने से एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसलिए इससे जो होने वाली डिजीज है उसको नॉर्मली या कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब स्पंज के रूप में, इंसेफेलॉन मतलब ब्रेन, और पैथी माने डिजीज। स्पॉन्जीफॉर्म यानी ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्पंज के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम जो होगा वो उसके ऊपर हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसको बोलेंगे स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो इसके द्वारा जो होने वाली डिजीज है वो है स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और अलग अलग मैमल्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सीप और गोट्स में इस स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी को स्क्रैपी डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो स्क्रैपी डिजीज ये प्रियॉन्स या स्लो वायरसेस के या द्वारा होने वाली पहली डिजीज थी जिसको डिस्कवर किया प्रूजनर ने। तो इसलिए इसके जो सीप और गोट्स में होती है उसको स्क्रैपी डिजीज कहते हैं। इसके अलावा काऊ में भी ये डिजीज होती है। काऊ में किस नाम से जानी जाती है? मैड काऊ डिजीज के नाम से जानी जाती है। वो लिखी नहीं है, उसको लिख सकते हो, मैड काऊ डिजीज। ये काऊ में होती है, वो भी इसी के द्वारा प्रियॉन के द्वारा होती है, यानी कि इन्फेक्शियस प्रियॉन के द्वारा होती है। इसके अलावा CZD, FI और कुरु, ये 3 डिजीज ह्यूमंस में होती हैं। किसके द्वारा? प्रियॉन्स के द्वारा। CZI, इसको जैकब डिजीज हम बोलेंगे, जैकब डिजीज। सी क्या है, इसको बोलने में बड़ी आफत है ना, ये लिख के बता देंगे। तो जैकब डिजीज इसको बोलते हैं फेटल इंसोम्निया, और कुरु डिजीज, ये 3 डिजीज किस में होती हैं? ह्यूमंस में होती हैं। किसके द्वारा? प्रियॉन्स के द्वारा। जो ये जैकब डिजीज है, इस जैकब डिजीज को सबसे पहले ये जाना गया था, इस जैकब डिजीज के रूप में जो प्रियॉन से डिजीज होती है उसके लिए जो डिस्कवरी हुई थी, ये माना गया था कि जो प्रियॉन प्रोड्यूसिंग जीन है, यानी कि प्रियॉन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, क्योंकि प्रियॉन प्रोटीन तो बहुत अच्छी प्रोटीन है जो हमारे न्यूरॉन की सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है और सिनेप्सिस कराती है, तो इसका प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, होता ही है।
तो ये प्रोटीन जो है, जब इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन था उस जीन में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन बन गई जो डिजीज काजिंग थी, तो उस डिजीज को नाम दिया गया जैकब डिजीज। तो जैकब डिजीज किस रूप में डिस्कवर की गई? ये म्यूटेशन ऑफ प्रियॉन प्रोड्यूसिंग जीन के द्वारा होती है। उसके अलावा FI है फैटल इंसोम्निया। फैटल इंसोम्निया क्या है? ये जब हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में जब इस प्रियॉन के कारण डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जब नष्ट होते हैं इस इन्फेक्शियस प्रोटीन के कारण और वहां पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है? इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की बीमारी। नींद ना आने, क्योंकि नींद आने का जो सेंटर है, नींद दिलाने का जो सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर है, वो कहाँ है? हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जब ये प्रियॉन के कारण डिजीज हो जाएगी, यानी कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो उससे फैटल इंसोम्निया होगा। इसके अलावा कुरु डिजीज, इस कुरु की डिजीज के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो भी जान लीजिए। जो कुरु डिजीज है, ये कुरु डिजीज खोजी गई न्यू गिनी, पपाया न्यू गिनी, ये इंडोनेशिया के पास का एक देश है, पपाया और न्यू गिनी। वहां पर कुछ ट्राइबल जो है जातियां रहती हैं, यानी कि आदिवासी जातियां रहती हैं, जंगली जातियां रहती हैं। वहां पर उन जातियों के लोगों के अंदर एक प्रथा थी कि जब उनके यहाँ कोई व्यक्ति मरता था तो उसका जब अंतिम संस्कार होता था तो उसका जो ब्रेन होता था, है ना, उस ब्रेन को वो लोग पका के खाते थे। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये डिजीज हुई और उस डिजीज से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका ब्रेन की कोई नॉर्मल जो है व्यक्ति खाएगा, क्योंकि पकाने के बाद भी हमने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन नष्ट नहीं होती है, ये हीट रेसिस्टेंट होती है। तो मीट पका के भी खाओगे तब भी वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। और यहाँ पे आपको हमने बताया था कि संगत गुण उपजे, है ना। यदि आपके बॉडी के अंदर एक म्यूटेटेड प्रियॉन प्रोटीन पहुंच गई है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन को भी म्यूटेटेड कर देती है, यानी कि नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, क्योंकि म्यूटेटेड तो जीन होता है। तो ये प्रोटीन इस नॉर्मल प्रोटीन को भी क्या करेगी? इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर देगी, यानी इसको भी अपने जैसा बना देगी। तो उसके अंदर भी ये डिजीज हो जाएगी और वहां पर वो जो डिजीज हुई उसको कुरु डिजीज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये डिजीजेज प्रियॉन के द्वारा काज होती हैं। ठीक है। सिम्टम्स में इस डिजीज के क्या है? जब नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उस नर्वस डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स आते हैं वो बैलेंसिंग का एक सिम्टम आता है कि बॉडी बैलेंसिंग डिस्टर्ब होती है। इंसोम्निया यहाँ पर आ ही चुका है। डिमेंशिया का एक सिम्टम आता है। डिमेंशिया का मतलब जब याददाश्त चली जाती है, लोगों की मेमोरी पावर डाउन हो जाती है, तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। तो डिमेंशिया का भी एक सिम्टम यहाँ पर आता है। और डिमेंशिया का जो सिम्टम यहाँ पे आता है, हालांकि डिमेंशिया का जो सिम्टम है वो बहुत सारे इसके काजेस हैं। ऐसा नहीं कि केवल जिनको प्रियॉन के द्वारा डिजीज हुई है उन्हीं को डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया इसके अलावा भी बहुत सारे काजेज हैं जिनके द्वारा होता है, लेकिन प्रियॉन के द्वारा यदि कोई डिजीज हुई तो उनमें भी एक सिम्टम है कि उनको डिमेंशिया होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रियॉन जो है वो फंक्शन करते हैं। प्रियॉन का जो बिहेवियर है वो आपने समझा। अब ये किस प्रकार से जो है इनका ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन के बारे में यदि बात करें तो ट्रांसमिशन के लिए आप जान ही चुके हैं कि इनका ट्रांसमिशन, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का मांस
कोई दूसरा व्यक्ति खाता है तो उनके अंदर ये बीमारी हो जाएगी। तो पहला तो वही हो गया कि मीट यदि कोई खा लेता है, अब वो मीट ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीप और गोट्स के अंदर है उसको आदमी खा ले तो नहीं होगा, उनके अंदर भी होगा। कहने का मतलब जो प्रियॉन प्रोटीन का नेचर है वो ह्यूमंस में, काऊ में और सीप में एक जैसा है। यानी कि सीप का यदि यदि प्रियॉन से इन्फेक्टेड कोई सीप है, यानी स्कैबी डिजीज से इन्फेक्टेड कोई सीप है, भेड़ है या गोट है, उसका भी इन्फेक्टेड मीट कोई यदि नॉर्मल ह्यूमन खाता है तो उसके अंदर भी ये डिजीज हो जाएगी। ठीक है। काऊ है यदि कोई मैड काऊ डिजीज से इन्फेक्टेड यदि कोई गाय है, उसका भी यदि कोई मीट खा लेता है तो उनके अंदर भी ये डिजीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब मैमल जो मैमल्स हैं, उन मैमल्स में अलग अलग स्पीसीज के जो मैमल्स हैं उनके बीच भी इस डिजीज का आपसी ट्रांसमिशन है। ठीक है। ये यानी कि जो सीप के अंदर जो इन्फेक्शियस प्रियॉन बना वो मैमल में इन्फेक्ट नहीं करेगा, सबका सब में इन्फेक्ट करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यदि किसी के अंदर जो है ये जो है प्रियॉन के द्वारा डिजीज हुई है, उसका ऑर्गन किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है, हेल्दी पर्सन मतलब प्रियॉन से संक्रमित नहीं है उसके अंदर जाता है, तो उसके अंदर भी ये डिजीज हो जाएगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा हो सकती है और ब्लड डोनेशन के द्वारा होती है और ईटिंग इन्फेक्टेड मीट के खाने के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रियॉन का ट्रांसमिशन होता है और इसका जो सिम्टम है वो यदि कोई व्यक्ति प्रियॉन से इन्फेक्टेड हुआ है, जैसे आज हमको एक प्रियॉन से इन्फेक्शन हो गया, तो इसके सिम्टम आने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है। आज यदि हमने किसी इन्फेक्टेड जो है ऑर्गेनिज्म का मीट खा लिया है जो प्रियॉन से इन्फेक्टेड था, उसका मीट हमने खा लिया है, तो ऐसा नहीं कि कल हमारे अंदर उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके सिम्टम आने में 10 सालों का समय लगता है, मिनिमम 10 साल का समय लगता है। 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन प्रियॉन इन्फेक्शन का सिम्टम किसी व्यक्ति के अंदर आता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो सीप हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो गोट हो, जिस दिन उसके अंदर वो सिम्टम आएगा उसके बाद फिर उसको मरने में उसके बाद 1 ही साल लगेगा। कहने का मतलब जिस दिन सिम्टम आएगा उसके बाद फिर उसका जो सीवियरिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और वो सीवियरिटी बढ़ के मृत्यु तक ले जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय लगता है। ठीक है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रियॉन को लेकर था और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।